गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। लाइसिस और फेगोसाइटोसिस के बारे में जानकारी ली थी। जैसा मैंने आपको बताया था, आज हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आइए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स दे चुका हूँ कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे ऑपरेट होती है और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरल इम्यूनिटी का वह एस्पेक्ट है जो कि मीडिएटेड होता है बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि ECF में पाए जाते हैं, जिनमें जो सबसे प्रमुख है वो है एंटीबॉडी। इसके अलावा कंप्लीमेंट प्रोटीन और कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड भी होते हैं। तो इसे हम कई बार एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह देते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी के जरिए मीडिएटेड होते हैं। नाउ एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन है जो कि इम्यून सिस्टम के द्वारा फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरसेस या अन्य कोई, उसको आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। और एंटीबॉडी जिसे आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करता है, उस यूनिक मॉलिक्यूल को जो कि पैथोजन के ऊपर मौजूद है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। प्रत्येक वाई शेप्ड एंटीबॉडी पर पैराटॉप मौजूद होते हैं जो कि एंटीजन पे मौजूद एपिटॉप के साथ में जुड़ते हैं। एंटीबॉडी को सिक्रीट करने का जो काम है वो फुल्ली डिफरेंशिएटेड प्लाज्मा सेल्स के माध्यम से होता है। इन एंटीबॉडीज को हम IgA, IgD, IgE, IgG और IgM 5 मेजर क्लासेस के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, जैसा मैंने आपको बताया था, अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। अधिकांश पार्ट इसका अडेप्टिव इम्यूनिटी में आता है। कुछ चीजें इसको इनेट इम्यूनिटी के साथ भी लिंक करती हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बोला था कंप्लीमेंट प्रोटीन्स आदि, उनकी बात हम। ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, पर्टिकुलरली ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जैसा अभी मैंने आपको बोला, एक्स्ट्रा सेल्यूलर चीजें जैसे कि पैथोजेनिक माइक्रोब्स, वायरसेस, टॉक्सिन्स आदि से बचाती हैं। इसका जो अंतिम परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए क्या क्या चीजें इम्यूनिटी में है। कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट जो सिस्टम है, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, न केवल डायरेक्टली किलिंग का काम करती हैं बल्कि इन्हांसमेंट भी करती हैं। तो एंड रिजल्ट के रूप में आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो डिग्रेडेशन एज वेल एज इन्हांसमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। एंटी टॉक्सिन्स को ये सिक्रीशन होता है, साथ ही साथ उनका इन्हांसमेंट होता है, जिसके कारण एंटी टॉक्सिन जो है उनकी एक्टिविटी, खासतौर पे न्यूट्रलाइजेशन की, वो बढ़ती है। ये आप देखेंगे बैक्टीरियोलाइसिन्स हैं, वो आप देखेंगे कंप्लीमेंट प्रोटीन के जरिए उनका इन्हांसमेंट होता है। एग्लूटिनिन्स हैं, प्रिसिप्टिन्स हैं, हिमोलाइसिन्स हैं, ऑप्सोनिन्स हैं। ये सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है उनके माध्यम से
ये एनहांस होती हैं या फिर एक्टिवेट होती हैं। इसके अलावा एंटीबॉडी हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन और न्यूट्रलाइजेशन एज वेल एज एंटीबॉडी मीडिएटेड जो इनहांसमेंट है उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो एंड रिजल्ट के रूप में आप जो देखेंगे वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन एंड या इनहांसमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर कि एंटीजन जो कि किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया पे है वो बीसीआर के जरिए उसका रिसेप्शन हो रहा है। अगेन जो बी सेल है वो एक्टिवेट होकर के, जो एक्टिवेटेड बी सेल है वो इटसेल्फ क्लोनल सिलेक्शन में आगे बढ़ जाती है, जबकि साथ ही साथ जो टी सेल है उसको भी एक्टिवेट करती है थ्रू CD4 और इसके ऊपर मौजूद मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC सेकंड के माध्यम से, जो कि TCR के जरिए रिकॉग्नाइज होता है। कई प्रकार के साइटोकाइंस का यहाँ पर रोल होता है। जो बी सेल इनहांस एक्टिवेट हुई हैं, क्लोनल सिलेक्शन में जा रही हैं, वहां भी दो तरह की आपको देखने को मिलेंगी प्रोजेनी। एक जो मेमोरी बी सेल के रूप में चली जाती हैं और दूसरा जो एक्टिवली प्रोलिफरेट करके प्लाज्मा सेल्स बना रही हैं जिनके माध्यम से एंटीबॉडीज का सिक्रीशन हो रहा है। आगे हम इसमें देखें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रही है, तो जैसा आपको अभी बताया कि बी सेल कर रही है। जो बी सेल मैच्योर हो चुकी है और नैव है, यानी कि अभी तक जो कि किसी भी एंटीजन के संपर्क में नहीं आई है, वो बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। ये स्प्लीन और लिम्फ नोड के जो फॉलिकुलर एरियाज हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जब कोई एंटीजन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर इंटर करता है तो ये इसकी मेम्ब्रेन पे मौजूद जो बीसीआर है उससे बाइंड होता है, क्रॉस लिंक करता है और यही फर्स्ट सिग्नल है एक्टिवेशन का। और इस कारण से बी सेल को एक्टिवेट करने वाले अधिकांशतः जो एंटीजन है वो थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन है। तो यहाँ ये जो थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन है इनको जरूरत होती है बी सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट की, साथ ही साथ टीएच सेल और साइटोकाइंस की। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। थाइमस डिपेंडेंट यानी कि जिन्हें टी सेल की आवश्यकता होगी और थाइमस इंडिपेंडेंट जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन हम उन्हें कहते हैं कि वो एंटीजन जिन्हें टी सेल कोऑपरेशन की विद बी सेल, टी सेल कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, बी सेल तो चाहिए ही चाहिए, टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन टू टी सेल। और ये प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है उसका? MHC2। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बी सेल उस एंटीजन को इनगल्फ करे, इंडोसाइटोसाइज करे, उसके पार्ट्स करे, टुकड़े करे, और वो जो टुकड़े हैं, वो जो एंटीजन है, वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकंड के माध्यम से प्रेजेंट किए जाएं। और ये जो प्रेजेंटेड एंटीजन है इसको टी सेल, जो टी हेल्पर सेल है या CD4 टी सेल है, वो अपने टी रिसेप्टर के द्वारा, टी सेल रिसेप्टर के माध्यम से उसको रिसीव करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है। और अगेन यहां पर आप देखेंगे कि इस रिस्पांस में कई प्रकार के साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और उसके बाद में बी सेल का प्रोलिफरेशन होगा।
यहाँ आप देखेंगे कि जो B7 है तो अपरेगुलेट होती है, उसका रेगुलेशन बढ़ता है और वो भी एंटीजन को प्रेजेंट करती है। तो जब TH सेल रिकॉग्नाइज करती है प्रेजेंटेड पेप्टाइड को, एंटीजन को, तो ये B सेल के साथ कॉन्जुगेट बनाती है। नाउ अब जो TH सेल है वो भी एक्टिवेट हो जाती है और TH2 सेल में परिवर्तित हो जाती है या उसके रूप में बदल जाती है। तो TH2 में हो क्या रहा है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी है जो रीलोकेट होती है और यहां से साइटोकाइन, जैसा मैंने आपको बताया था, साइटोकाइन रिलीज होते हैं बी सेल की तरफ और ये साइटोकाइन अप रेगुलेट करते हैं CD40L को, ताकि CD40 जो है वो बी सेल के साथ रिएक्ट करे और सेकेंडरी सिग्नल प्रदान हो और इसी सेकेंडरी सिग्नल के साथ बी सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां तो हम उन एंटीजन की बात करें जो अधिकांश एंटीजन हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, पेप्टाइड उनमें मौजूद होते हैं या लिपोपॉलीसेकेराइड मौजूद होते हैं या पॉलीसेकेराइड मौजूद होते हैं, इनको हम थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन कह रहे हैं। लेकिन कुछ प्रकार के एंटीजन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पेप्टाइड मौजूद नहीं होता, लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं होते या पॉलीसेकेराइड या कैप्सुलर एंटीजन मौजूद नहीं होते। तो इस तरह के जो एंटीजन हैं यहाँ पर टी सेल के माध्यम से जो एक्टिवेशन है वो नहीं होता, इसलिए हम इन्हें थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन कहते हैं। तो इनके अंदर बी सेल का डायरेक्ट प्रोलिफरेशन होता है और ये एंटीजन क्योंकि डायरेक्टली उससे प्रोलिफरेशन कराने में हो रहा है इनके माध्यम से, तो इस तरीके से ये एक तरह से माइटोजन के रूप में व्यवहार करते हैं। और इस प्रकार के जो एंटीजन होते हैं जिनमें पेप्टाइड नहीं है, लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं है, पॉलीसेकेराइड नहीं है, क्योंकि यहाँ टी सेल का एक्टिवेशन नहीं हो रहा, तो जो जनरली जो इम्यून रिस्पॉन्स देखेंगे वो काफी कमजोर होगा, वीकर होगा और इस कारण से इसकी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी डेवलप नहीं होती और इससे केवल IgM प्रकार के क्लास के एंटीबॉडी का ही सिक्रीशन होता है। तो दो क्लासेस के एंटीजन हैं मैकेनिज्म के हिसाब से देखें, थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन और थाइमस डिपेंडेंट, जिसमें थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन में स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जबकि थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो देखने को नहीं मिलता। तो इसी के साथ ही हमारा जो मेजर चैप्टर था इम्यूनोलॉजी का, मेजर पार्ट था ये यूनिट फर्स्ट में, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट से हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।